बंधुओं, जय श्री राम। मैं प्रमोद खरे आज आपके सामने भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान प्रारंभ हुआ है उसके बारे में बात करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यप्रणाली है, इस लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद उस कार्यप्रणाली में क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए उसके बारे में भी चर्चा आपसे करूंगा। कल 2 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री मोदी का जो सदस्यता का नवीनीकरण है, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया गया और इसके साथ ही पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने अपना सदस्यता अभियान प्रारंभ कर दिया गया। पिछले बार 2019 में जब सदस्यता हुई थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने 7 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा था। कल ऐसा माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस बारे में कल जब वो अपना वक्तव्य दे रहे थे, तब मैंने उस बात को सुना था। और इस बार का जो लक्ष्य है वो 10 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ये लक्ष्य को बड़े आसानी से प्राप्त कर लेगी, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के पास समर्पित हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की एक फ़ौज है और हमेशा रहती है। परंतु पार्टी का जो विस्तार इन 10 वर्षों में जो हुआ है वो वास्तव में बहुत प्रशंसनीय है। जहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, उन राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जैसे एक उड़ीसा राज्य है, जैसे इसी बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ पहली बार सत्ता में आई है। त्रिपुरा है, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी की धमाकेदार उपस्थिति है। केवल 2 राज्य अभी ऐसे रह गए हैं, केरल जहाँ इस बार खाता खुल गया है, वहाँ भी आज मुख्य विपक्षी दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी ही वहाँ कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को टक्कर दे रही है। तमिलनाडु में ज़रूर अभी इस बार लोकसभा चुनाव में सकारात्मक परिणाम नहीं आए हैं, पर वहाँ भी धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभर रही है। इसलिए सारे देश में जो भारतीय जनता पार्टी का इन 10 वर्षों में विस्तार हुआ है, उसके पीछे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका जो करिश्माई नेतृत्व है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद यदि कोई एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा चेहरा उभर के आया है जिसने सारे देश के जनमानस पर अपनी छाप छोड़ी है, तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। परंतु इस बार का जो चुनाव परिणाम है वो वास्तव में बहुत चौंकाने वाला है। हम 10 करोड़ सदस्य बना लेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा मैकेनिज़्म तैयार है, लाखों कार्यकर्ताओं की फ़ौज है, हम उस लक्ष्य को पालेंगे। परंतु इस बार जो लोकसभा के जो चुनाव परिणाम आए हैं, जब भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो लक्ष्य निर्धारित किया था वो लक्ष्य निर्धारित 400 सीटों का था, अब की बार 400 पार। उसके बारे में मैं पिछले वीडियो में भी काफ़ी चर्चा कर चुका हूँ कि क्यों 400 नहीं आई, और उसके तमाम तरह के विश्लेषण आपने भी सुने होंगे, समीक्षाओं में हैं। उस पर मैं आज ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। मैं डिटेल में बात इस विषय पे करना चाहता हूँ कि आज हम 10 करोड़ सदस्य तो बना लेंगे, मगर मोदी जी ने जो काम किया है इस देश में पिछले 10 वर्षों में, यदि आज हम उनकी चर्चा करें, यदि मोदी जी के सारे कामों की हम चर्चा करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण जो काम है उनकी एक एक लाइन में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक एक लाइन में उन सब कामों की चर्चा आपके सामने करता जाऊंगा। जैसे लाखों करोड़ों लोगों के जनधन खाते खुले, क्योंकि मोदी जब 2014 में आए थे तब उन्होंने लोगों के जनधन खाते खुलवाए और बैंकों में भीड़ लग गई, क्योंकि ज़ीरो बैलेंस पर वो खाते खोले गए थे और लोग बड़ी उसकी भी बहुत आलोचना हुई थी कि मोदी जी ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि मोदी जी को पता था
कि जब तक लोगों के पास बैंक में अकाउंट नहीं होगा, हम डायरेक्ट बेनिफिट इस देश की जनता के लोगों के पास नहीं पहुंचा सकते। क्योंकि बीच में जो सिस्टम है, राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था, वो बड़ा उनका चर्चित उनका वक्तव्य है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली से 1 पैसा भेजते हैं और गांव तक वो 15 पैसे पहुंचता है। इसके लिए वास्तव में मैं कई कार्यक्रमों में कई जगह इस बारे में राजीव गांधी जी की मैं प्रशंसा भी करता हूं कि देश का एक प्रधानमंत्री जिसने सच बोला है। उसको मोदी जी ने उस बात को ध्यान में रखते हुए करोड़ों लोगों के जनधन खाते खुलवाए। आज देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। किसान सम्मान निधि करोड़ों रुपए की किसानों के खाते में जा रही है। करोड़ों लोगों को आवास मिले हैं, करोड़ों लोगों को शौचालय मिले हैं, करोड़ों लोगों को रसोई गैस के सिलेंडर मिले हैं, करोड़ों 220 करोड़ टीके कोविड के जो फ्री में पूरे देश की जनता को लगाए गए हैं, वो भी एक उसके लिए भी जो मैकेनिज़्म तैयार किया गया था वो भी वास्तव में प्रशंसनीय है। कहीं कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई और लोगों ने उस कोविड के टीके को लोगों को लगाए गए, जिससे लाखों लोगों की जान बची। आज देश में सड़कों का विस्तार बहुत तेज़ी से हो रहा है और ये कहा जाता है कि जिस देश की सड़कें अच्छी होंगी उस देश का विकास तभी संभव है। हम उस दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। रेलवे का बहुत ज़बरदस्त विकास हो रहा है। बुलेट ट्रेन आने वाली है, वंदे भारत ट्रेनें आज देश में दौड़ रही हैं। अब आने वाले समय वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें भी आने वाली हैं। देश के हज़ारों स्टेशनों का कायाकल्प अभियान के तहत काम चल रहा है। आप सब देख रहे होंगे, लगभग सभी स्टेशनों पर जन सुविधाओं के बढ़ाने की दृष्टि से बहुत काम हो रहा है, साफ़ सफाई हो रही है। धारा 370 जिसके बारे में कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी, वो मोदी जी ने धारा 370 भी कश्मीर से हटा दी है। अयोध्या में इस राम मंदिर के लिए देश में इतना बड़ा आंदोलन चला, उस राम मंदिर का भी आज शिलान्यास हो गया है और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ हो चुकी है। पाकिस्तान जो कि हमारे देश में जगह जगह आतंकवादी घटनाएं करता था, बम विस्फोट होते थे, सैकड़ों हज़ारों लोगों की उसमें जानें चली गई। मुंबई का वो तो आप सबको मुंबई का जो अटैक है वो आप सबको याद ही होगा। ऐसे जगह जगह बम्बई बना, देश में कहीं भी रेलवे में कहीं भी बम फटा करते थे, आज वो सब बंद है। पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया जा चुका है। अब ज़रूर जम्मू कश्मीर में थोड़ी बहुत अभी भी आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं, उम्मीद है कि वो भी आगे चल के ख़त्म हो जाएंगी। आज देश में लाडली बहना जैसी महिलाओं की सामाजिक क्रांति की योजनाएं कई प्रदेशों में लागू हो गई हैं, कई प्रदेशों में से लागू किया जा रहा है। रेहड़ी पटरी वालों को ऋण दिया जा रहा है। महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा, संसद में वो विधेयक पारित हो गया है। 2029 से ये भी 33% आरक्षण ही विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को मिलने वाला है। गरीब सवर्णों को भी 10% का जो आरक्षण मोदी सरकार ने दिया था, वो भी उनका ऐतिहासिक फैसला है। हालांकि उस पर भी अब गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। ये जो हरिजन वर्ग के नेता हैं आज उस पर में भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं कि उस 10% जो सवर्ण गरीबों को मिलता था उसमें भी आरक्षण लागू किया जाए। मगर बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे जो सवर्ण सांसद हैं जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं, आज वो मौन हैं। आज सवर्ण सांसदों का जो चुप रहना है, हमें लगता है कि आने वाले समय में वो गरीबों को जो 10% आरक्षण मिला हुआ है वो भी ख़त्म होने की कगार पर ना पहुंच जाए। आज देश में सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए मोदी जी के द्वारा जन औषधि 10,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं और आने वाले 17 सितंबर को जब मोदी जी का जन्म है उस दिन भी देश में हज़ारों की तादाद में नए जन औषधि केंद्र खुलने वाले हैं। 7 लाख तक का मुफ्त इलाज गरीबों को मिल रहा है। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं। आज हमारा UPI सिस्टम वर्ल्ड में नंबर 1 है। हम पैसे को कहीं भी एक क्लिक में ट्रांसफ़र कर देते हैं। आज हर गांव में 5G की सुविधाएं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन हर ग्राम पंचायत को दिया जा रहा है। इतनी सारी योजनाएं होने के बावजूद भी आज हमारा जो 2024 का रिज़ल्ट है ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि इतना सब होने के बाद भी आखिर भारतीय जनता पार्टी को 2 से 40 सीटें क्यों आई।
मुझे उम्मीद थी कि इतना सारा जो विकास मोदी जी ने किया है, राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, देश में जो सकारात्मक माहौल दिखा, उसके बाद तो ये लगता था कि इस बार देश में 400 नहीं 400 से इस देश की जनता को ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, परंतु वो नहीं आई। इसके पीछे का जो मुझे सबसे मुख्य कारण समझ में आ रहा है, जिसकी मैं आज यहाँ प्रमुख रूप से चर्चा करने वाला हूँ, वो है कार्यकर्ता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इस भारत में दो पार्टियों को कार्यकर्ता आधारित पार्टी माना जाता था, एक भारतीय जनता पार्टी और एक कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी भी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी थी। आज उसका हश्र क्या हुआ है? कम्युनिस्ट पार्टी एक ज़माने में देश में पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरल, इसमें उनकी सरकारें हुआ करती थी और उनका कई देश के कई राज्यों में भी बहुत प्रभाव था। बिहार में भी था, झारखंड में भी था, महाराष्ट्र में भी था, तमिलनाडु में भी था। और लगभग हर चुनाव में, जितने भी लोकसभा के चुनाव होते थे, कम्युनिस्ट पार्टियां 40 से लेकर 60 सीटों तक, 40, 50, 55 ऐसी उनके सांसदों की संख्या हुआ करती थी और देश में वो प्रभावी उनका एक वोट बैंक था। आज कम्युनिस्ट पार्टी लगभग समाप्ति की ओर है। आज उनका तीनों राज्यों से सफाया हो चुका है। आज उनकी केवल केरल में सरकार बची है। इस बार उन्हें वहाँ केवल 1 सीट मिली है और देश के कुछ राज्यों में भी शायद 2 या 4 सीटें ही उन्हें मिली हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी आज लगभग भारत की राजनीति से विलुप्त होती हुई राजनीतिक पार्टी समझ में आ रही है। वहीं दूसरी ओर कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो आज कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी नहीं बची है। आज यह पार्टी नेताओं पर आधारित पार्टी बन गई है। आज कार्यकर्ता की जो भूमिका थी, वो सारी कार्यकर्ता की भूमिकाएं समाप्त हो गई हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल काम करने के लिए है। कार्यकर्ता तो आप भी कहेंगे कि कार्यकर्ता तो काम ही करता है, काम करने वाले को ही कार्यकर्ता कहते हैं, परंतु पहले पार्टी के निर्णयों में कार्यकर्ता की भागीदारी सुनिश्चित रहती थी। मैं आपको उसके बारे में 2-3 चीज़ें आपसे उदाहरण के रूप में दूंगा कि जब भी टिकट वितरण होता था, तब कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाती थी। पहले हमारे यहाँ जब पर्यवेक्षक आते थे, जब टिकट वितरण होना हो, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, नगर पालिका का हो या अन्य किसी भी जनपद का, जिला पंचायत का हो, जब भी टिकट वितरण होता था, पर्यवेक्षक आते थे और मंडल लेवल से लेके प्रत्येक कार्यकर्ता की बात वो सुनते थे। व्यक्तिगत भी सुनते थे, उसमें चाहे 2 दिन लग जाएं, 3 दिन लग जाएं, परंतु हर कार्यकर्ता की वो बात सुनते थे। आज इस प्रक्रिया से कार्यकर्ता को दूर कर दिया गया है। आज टिकट वितरण सर्वे एजेंसियों के माध्यम से होता है। इसलिए जो कार्यकर्ता की निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि जो विधायक, सांसद या अन्य नेतागण टिकट के दावेदार हुआ करते थे, आज वो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें जो ये टिकट मिला है, ये कार्यकर्ताओं के कारण नहीं मिला है, हमें टिकट मिला है सर्वे एजेंसियों के कारण। तो निर्णय, पार्टी के निर्णय में कार्यकर्ता की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि यदि कार्यकर्ता के कहने पर टिकट मिलता तो विधायक, सांसद या अन्य नेतागण उन कार्यकर्ताओं के काम करने में रुचि लेते थे। आज स्थिति ये है कि चूँकि उन्हें पता है कि हमें टिकट सर्वे एजेंसी के माध्यम से मिला है, और कार्यकर्ता तो ठीक है, चाहे वो प्रदेश के नेता हों, जिले के नेता हों, किसी को पता ही नहीं रहता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी से किसे टिकट मिल रहा है। चर्चाएं तो बहुत लोगों की चलती हैं, हर जिले में आपके यहाँ भी यही होता होगा, किसको चर्चा, इसकी चर्चा, उसकी चर्चा, मगर ये भी चर्चा होती है कि एजेंसियां सर्वे कर रही हैं। आखिर उन एजेंसियों ने कार्यकर्ता की भूमिका को ख़त्म कर दिया है और पार्टी भी करोड़ों रुपए खर्च करती है उसके ऊपर। मेरा भी एक अनुभव है, मेरा भी एक होटल है। इस बार लोकसभा चुनाव के लिए एक सर्वे की टीम मेरे होटल में भी आके रुकी। उन्होंने 3-4 कमरे लिए, बहुत बड़ी 10-12 लोगों की टीम थी, कई दिन पड़े रहे, लाखों रुपए का वो भुगतान करके गए। और इसके बाद क्या रिजल्ट हुआ ये तो मुझे नहीं पता, परंतु जो भी तरीका भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है, मेरा कहने का मतलब है कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद आपने जो टिकट दिए, उसका रिजल्ट क्या आया? 240 सीटें। उत्तर प्रदेश में तो ख़ास तौर से इस बात की चर्चा है कि टिकट वितरण गलत हुआ। तो क्या इन सर्वे एजेंसियों ने गलत सर्वे किया? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सर्वे एजेंसियां तो अपना पैसा लेके, अपना काम करके अपने ऑफिस में वापस बैठ गई होंगी,
परंतु यदि भारतीय जनता पार्टी ने एक एक कार्यकर्ता की बात सुनी होती तो शायद आज ये 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलती। इसलिए आज जो नई सदस्यता हो रही है, इसमें कार्यकर्ता का महत्व बढ़ाना पार्टी का पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हम सदस्य तो बना रहे हैं, एक बात और जो इसमें जो दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कार्यकर्ताओं के आज काम नहीं हो रहे। कार्यकर्ता अपने छोटे छोटे कामों के लिए परेशान होता है। ये मैं खुद व्यक्तिगत रूप से इस बात का अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ और बहुत सारे कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ जुलता हूँ, मगर पार्टी में एक ऐसा मैकेनिज़्म ही नहीं है कि कार्यकर्ता अपनी बात जाके सुनाए। यदि किसी विधायक से आपका अच्छा संपर्क है तो शायद आपके काम हो जाए। पार्टी अध्यक्ष भी कुछ लोगों के काम करा देते हैं अपने प्रभाव से, कुछ लोग सांसद भी करा देते हैं, परंतु एक सिस्टम भारतीय जनता पार्टी को अब जैसे नई पार्टी हो गई है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आप मिस कॉल के माध्यम से सदस्य तो बन रहे हैं, मगर वो मिस कॉल के माध्यम से बने हुए सदस्य कब मिस हो जाते हैं पता नहीं चलता है। इसलिए जो हमारा मूल कार्यकर्ता है, एक भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा मैकेनिज़्म तैयार करना बहुत ज़रूरी है। जिला लेवल पर, मंडल लेवल पर, प्रदेश लेवल पर कई बार ऐसे प्रयोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए, मैंने भी देखे, आपने भी सुने होंगे कि जब किसी राज्य में सरकार बनी तो वहाँ ये निर्धारित किया गया कि मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं इस दिन इस तारीख को इस विभाग का मंत्री प्रदेश कार्यालय में बैठेगा, और एक मैकेनिज्म तैयार किया गया, मगर वो केवल कुछ दिन चलता है दिखावे के लिए। इसलिए कार्यकर्ता अपनी बात कहाँ कहे। आज कार्यकर्ता सबसे बड़ी जो भाजपा की जो सबसे बड़ी कमजोरी है, जो इस चुनाव में उभर के आई है, हमें लगता है उसका चिंतन मनन हुआ होगा, मगर यदि चिंतन मनन भी दिल्ली स्तर पर हो रहा है, प्रदेश लेवल पर अगर हार की समीक्षा हो रही है, तो ये भी पार्टी के द्वारा गलत हो रहा है। पार्टी को एक एक कार्यकर्ता के पास कम से कम मंडल लेवल तक जाना चाहिए और उनकी भावनाओं को सुनना चाहिए कि अगर आज हमारी जो स्थिति हुई है वो क्यों हुई है। उत्तर प्रदेश में तो कुछ इस तरह का काम हुआ है, परंतु जहाँ सारे देश में इस तरह का काम हुआ कि नहीं हुआ, पर आज क्योंकि हम एक नई भाजपा बनने वाली है, नई सदस्यता अभियान होने वाला है, इसलिए ज़रूरी है कि आज कार्यकर्ता आधारित पार्टी को पुनः कार्यकर्ता आधारित पार्टी बनाया जाए। आज कार्यकर्ताओं की आवाज़ को सुनना ही भारतीय जनता पार्टी के उत्थान के लिए आवश्यक है, क्योंकि सरकार बनने के बाद भी जो हताशा आज कार्यकर्ताओं और नेताओं में दिखाई दे रही है, वो हताशा दूर करने का एक ही उपाय है कि ऊपर से हमें गंगा नीचे की ओर बहानी पड़ेगी। हमें नीचे के कार्यकर्ता तक जाके उसकी बात सुननी पड़ेगी। एक हमें व्यवस्था तैयार करनी पड़ेगी जिससे कि हमारे कार्यकर्ता जो छोटे छोटे कामों के लिए परेशान होते हैं, वो व्यवस्था एक ऐसी तैयार हो कि जिससे उनका काम आसानी से होने लगे। और बहुत से राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारें हैं, उन सरकारों के होने के बाद भी कार्यकर्ताओं के यदि काम नहीं होते तो ये भी पार्टी के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और इसी कारण पार्टी के जो परिणाम हैं, आज कार्यकर्ता भी निराश है, नेता भी निराश हैं। आज सरकार बनने के बाद भी आज जो बॉडी लैंग्वेज है सभी लोगों की, वो निराशा व्यक्त करने वाली है। इसलिए ज़रूरी है कि आज भारतीय जनता पार्टी एक नया मैकेनिज्म तैयार करे, कार्यकर्ताओं की बात सुने, कार्यकर्ताओं तक पहुँचे। यही आज समय की मांग है। आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलूँगा किसी अगले विषय में, आपसे बात करूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए, अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।